साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल गौरव पवार जीएस क्लासेस में। और टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द करंट अफेयर्स ऑफ दिसंबर मंथ। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड टू पार्ट्स ऑफ दिसंबर मंथ करंट अफेयर्स। नाउ टुडे वी विल डिस्कस द थर्ड पार्ट ऑफ दिस मंथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट टॉपिक इज फीफा। देखिएगा, फीफा एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है जो फुटबॉल से संबंधित जितने भी टूर्नामेंट या वर्ल्ड कप जब होता है, फुटबॉल से संबंधित जो भी मतलब विश्व कप होता है, उन सब पर क्या करता है, नियंत्रण रखता है। तो देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द फुल फॉर्म ऑफ फीफा। द फुल फॉर्म इज फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ये क्या हुई, इसकी फुल फॉर्म है क्या, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। अगर हम बात करें फीफा की तो देखिएगा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जूरिक में, और जूरिक पड़ता है स्विट्जरलैंड में। अगली बात अगर हम करें, यहां से देखिएगा कि इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें फीफा के, तो वो है गियानी इन्फेंटिनो। अध्यक्ष कौन है इसके, गियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं, किसके, फीफा के। और इसकी जो स्थापना थी फीफा की वो 1904 के मतलब दशक में हुई थी। अब बात आती है कि फीफा के बारे में हमने डिस्कस देखो क्यों किया। तो इसमें देखो क्या हुआ है कि इस वर्ष के जो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर हैं, क्या हैं कि 2020 के जो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर हैं उनमें देखिएगा, एक तो है पुरुष वर्ग में और एक महिला वर्ग। पुरुष वर्ग में है और महिला वर्ग में है। देखिएगा, तो जो पुरुष वर्ग है इसमें आते हैं रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। इसमें कौन आते हैं, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की इसमें आते हैं। और जो महिला वर्ग है, महिला वर्ग में जो आते हैं वो आते हैं लूसी ब्राज। लूसी ब्राज जो है ये महिला वर्ग में है। ये है इंग्लैंड की और ये है पोलैंड के, दोनों यूरोप महाद्वीप के लिए हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर कौन है इस वर्ष के, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की पोलैंड के हैं जो पुरुष वर्ग में है, और महिला में है लूसी ब्राज। तो इस तरीके से हम इन्हें याद कर सकते हैं कि इस साल के 2020 के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर कौन है। अब अगली बात करें अगर हम कि जो फीफा की जो रैंकिंग जारी होती है, क्या बात करेंगे, फीफा जो रैंकिंग है इसमें देखिएगा बहुत उतार चढ़ाव रहता है। पहले भारत का 109वां स्थान था, फिर 108वां हुआ, फिर 100, वर्तमान में 104वां स्थान भारत का है। तो देखिएगा, इसमें पहले नंबर पर तो है बेल्जियम, नंबर 2 पर है इसमें फ्रांस, और अगर हम बात करें भारत की तो इसमें देखिएगा भारत का जो वर्तमान में स्थान है वो 104वां स्थान हो गया है इस फीफा के अंदर। तो फीफा वाली बात हमने यहां तक कंप्लीट की। नाउ अब अगर हम बात करें, देखो यहां पर हमने डिस्कस किया स्विट्जरलैंड देश है, पोलैंड है, इंग्लैंड है, फ्रांस है और बेल्जियम है। तो देखिएगा, जो स्विट्जरलैंड है इसकी अगर हम बात करें राजधानी की, तो राजधानी है इसकी बर्न, जो हमने कल की वीडियो में डिस्कस भी किया था। बर्न में विश्व डाक संघ का मुख्यालय भी है, और यहां की जो मुद्रा है वो है फ्रैंक। ठीक, अगर हम बात करें पोलैंड की, तो पोलैंड की राजधानी है वार्सा। पोलैंड की राजधानी क्या है, वार्सा है, और यहां की मुद्रा है जुलाटी।
इंग्लैंड की राजधानी लंदन है और यहाँ की मुद्रा है पाउंड। अब देखो, अब हम आगे की खबर पर डिस्कस करते हैं। देखिएगा अगली खबर क्या है। एक अगली अगर क्रिकेट की तरफ, तो देखिएगा सबसे पहले जो क्रिकेट की जो संस्था है अंतरराष्ट्रीय, वो है आईसीसी। आईसीसी की अगर हम बात करें तो ये है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, या हम कह सकते हैं इसको अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसको हम कह सकते हैं। और जो आईसीसी है इसका हेडक्वार्टर पड़ता है दुबई में, और दुबई जो है आपका यूएई मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात, या इसके हम लिख सकते हैं फुल फॉर्म यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या संयुक्त अरब अमीरात, इसमें हम कह सकते हैं। अगली बात, इसकी स्थापना देखो कब हुई। आईसीसी की जो स्थापना थी वो हुई थी 1909 में, और इसके जो मतलब चेयरमैन हैं वो हैं ग्रेग वकीले। चेयरमैन कौन है देखो इसके, वो हैं ग्रेग वकीले, इसके चेयरमैन हैं। और इसके जो सीईओ हैं वो हैं मनु साहनी। सीईओ कौन है इसके? मनु साहनी इसके सीईओ हैं। दुबई में इसका मुख्यालय है। और जो भी अंतरराष्ट्रीय मतलब वर्ल्ड कप वगैरह, T20 वर्ल्ड कप हुआ और विभिन्न देशों के बीच टेस्ट मैच की श्रृंखला होती है, वो सब कौन कराता है? ये सब आपका आईसीसी का काम होता है। तो अब हुआ क्या है, देखो हमने इस पर डिस्कस इसलिए किया क्योंकि आईसीसी ने तो क्या करा है, तो देखिएगा जो हमारा पूरा दशक रहा, मतलब 2011 से 2020 के बीच, मतलब पूरा दशक रहा है, उस दशक के बीच कौन खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ रहा, किसने, कौन वनडे में सर्वश्रेष्ठ रहा, कौन T20 में सर्वश्रेष्ठ रहा, कौन टेस्ट मैच में सर्वश्रेष्ठ रहा, तो इन सब चीजों पर वो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सब पर हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा क्या हुआ है, देखो आईसीसी द्वारा घोषित दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, क्या हुआ है, आईसीसी द्वारा घोषित दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। तो देखिएगा सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर मतलब कौन है, मतलब ओवरऑल क्रिकेटर जो है वो कौन है। तो देखिएगा दशक, इसमें ऐसे लिख सकते हैं आप, सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर जो हैं वो है विराट कोहली, ये भारत के हैं, ठीक। और ये जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर है, इसको मतलब ये पुरस्कार के नाम से हम कर देते हैं, उसका नाम है सर गोरफील्ड पुरस्कार। क्या है? सर गोरफील्ड पुरस्कार है। ये सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर है कौन? विराट कोहली। और ये हम कह सकते हैं इनको मिला है सर गोरफील्ड पुरस्कार, मतलब कि जो सबसे अच्छा क्रिकेटर होता है उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। अब ये तो पुरुष की बात हमने की, अगली हम बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर की। सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर की हम बात करेंगे तो वो है एलिसा पेरी। कौन है? एलिसा पेरी है। और कहां की है ये? ऑस्ट्रेलिया की है। एलिसा पेरी क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, जो
इस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर है। देखिएगा जो एलिसा पेरी हैं, इनको आईसीसी द्वारा क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया है। अब देखिएगा अगली बात करें अगर हम कि सर्वश्रेष्ठ ओडीआई क्रिकेटर, मतलब कि सर्वश्रेष्ठ ओडीआई क्रिकेटर अगर हम बात करें तो पुरुष वर्ग में कौन है और महिला वर्ग में देखो कौन है, दोनों एक साथ डिस्कस करेंगे। ओडीआई का मतलब होता है वन डे इनिंग, मतलब एक दिवसीय जो मैच होते हैं 50-50 ओवर वाले, उन्हें हम ओडीआई कहते हैं। मतलब कह सकते हैं वन डे इनिंग्स, वन डे इनिंग्स कह देते हैं, या एक दिवसीय श्रृंखला इसको हम बोलते हैं। देखिएगा अगर हम बात करें पुरुष वर्ग में, तो पुरुष वर्ग में वो तो विराट कोहली ही हैं, विराट कोहली हैं, और महिला वर्ग में जो है वो एलिसा पेरी हैं, मतलब जो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर भी हैं और महिला वर्ग में भी हैं। कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की है। इतनी बात हमने यहाँ तक की। अब हम आगे बात करते हैं। इसके बाद देखिएगा हमने ओवरऑल बात करी, ओवरऑल कौन अच्छा रहा, फिर हमने वनडे इनिंग्स मतलब एक दिवसीय की बात करी। अब हम बात करेंगे इसके अंदर जो हमारा टेस्ट मैच है और T20 है। तो देखिएगा सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर में किसको चुना गया है आईसीसी द्वारा। तो देखिएगा इसमें देखो सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर में अगर हम बात करें, देखिएगा पुरुष में अगर हम बात करें और महिला वर्ग में अगर हम बात करें, तो देखिएगा तो पुरुष वर्ग में है राशिद खान जो अफगानिस्तान के हैं। पुरुष वर्ग में कौन है? राशिद खान जो अफगानिस्तान के हैं। और महिला वर्ग में जो है वो एलिसा पेरी ही हैं। ये कहां की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं। बात यहां तक क्लियर हुई कि T20 में कौन है? जो 20-20 ओवरों के मैच होते हैं उनमें पुरुषों में राशिद खान अफगानिस्तान के और महिला में एलिसा पेरी। मतलब ओवरऑल महिलाओं में कुछ भी पूछा जाए आपसे तो वहां पर आपको आंसर एलिसा पेरी ही लगा के आना है। और कहां की है ये है ऑस्ट्रेलिया की। अब देखो सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर, इसमें पुरुष वर्ग में ही दिया है ये। तो ये है स्टीव स्मिथ। कौन है? स्टीव स्मिथ हैं ऑस्ट्रेलिया के, जो सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर हैं। बात कंप्लीट हमने यहां तक की। तो उसके अलावा आईसीसी द्वारा टीम भी घोषित की गई है। और तो इतना इंपॉर्टेंट हमारी टीम भी इतनी नहीं है, लेकिन ये जो क्रिकेटर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अब इसे हम सबको याद करेंगे। बात यहां तक कंप्लीट की हमने। अब हम देखो अगली खबर पर अगर हम बात करें तो देखिएगा आपको पता होगा कि एक मतलब 2018 में एक खेल शुरू किए गए थे। जो जिला स्तर पर खिलाड़ी होते हैं वो आगे कैसे बढ़े, या विश्वविद्यालय में जो खिलाड़ी होते हैं उन सबके लिए मतलब कि एक खेल शुरू किए गए जिनका नाम है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। क्या नाम है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स जिनका नाम है। देखिएगा क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर हम बात करें तो इसकी जो शुरुआत की गई थी, शुरुआत 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2018 में उस समय
खेल मंत्री थे राज्यवर्धन सिंह राठौर ने शुरुआत की थी इसको 2018 में। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये सबसे पहले जो प्रथम बार हुए थे, तो इसमें जो क्या हुआ था, ये हुए थे नई दिल्ली में 2018 में हुए थे। दूसरी बार हुए थे पुणे महाराष्ट्र में 2019 में हुए थे। और जो तीसरी बार हुए थे ये हुए थे गुवाहाटी असम में 2020 में हुए थे। और अब हम बात करेंगे तो यहां पर कि जो चौथे इंडिया गेम्स हैं, कौन से गेम्स हैं, चौथे खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स हैं 2021, इनका जो आयोजन है वो होगा पंचकुला हरियाणा में। वो कहां होगा, पंचकुला हरियाणा में इनका आयोजन किया जाएगा। बात क्लियर हुई। पहले नंबर पर हुए नई दिल्ली में, दूसरे नंबर पुणे में हुए, तीसरे नंबर गुवाहाटी में हुए। और जो अब की बार जो होने वाले हैं देखिएगा वो कहां है, पंचकुला हरियाणा में, मतलब ये खेल होने वाले हैं देखिएगा। अब हम बात करते हैं कि जो ये 21वां संस्करण होने वाला है इसमें ऐसा क्या है, तो देखिएगा इसमें खेल मंत्रालय ने 4 नए खेल शामिल किए हैं। इसमें क्या हुआ देखिएगा, खेल मंत्रालय ने 4 नए खेल शामिल किए हैं। और उन 4 का देखिएगा नाम है, नंबर 1 मलखंभ, नंबर 2 पर है थांग ता, नंबर 3 इसमें है गटका, और जो नंबर 4 है वो है आपका कलारी पयट्टू। नंबर 4 क्या है, कलारी पयट्टू जो है। ये 4 खेल इस बार शामिल किए गए हैं, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। बताइएगा जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण 2021 वाला था, इसमें कौन कौन से खेल शामिल किए गए, तो आपके 4 खेल हैं, मलखंभ हो गया, थांगता हो गया, गटका हो गया, कलारी पयट्टू हो गया, 4 खेल शामिल हुए हैं। देखिएगा जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं इनका आयोजन प्रतिवर्ष जनवरी माह में किया जाता है। इतनी बात हम याद रख सकते हैं। 2018 में शुरुआत हुई थी इनकी, उस समय जो खेल मंत्री थे वो थे राज्यवर्धन सिंह राठौर। अब वर्तमान में तो किरण रिजिजू हैं जो खेल मंत्री हैं। अब देखो अगली बार पर हम डिस्कस करने के, और अगली खबर इस तरीके से है कि देखिएगा अभी जो तेलंगाना राज्य है वहां पर क्या हुआ है, बंदरों के बचाव और पुनर्वास के लिए पुनर्वास केंद्र खोले गए हैं। मतलब क्या हुआ है, बंदरों के बचाव के लिए क्या करा गया है, पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है। देखिएगा तो अभी हम बात करते हैं तेलंगाना में। देखो तेलंगाना में देखो क्या हुआ है, बंदरों के लिए बचाव, बंदरों के लिए बचाव व पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है। मतलब एग्जाम में पूछ सकता है, बताइएगा हाल ही में किस राज्य में बंदरों के बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई, तो वो है आपका तेलंगाना राज्य। अब देखिएगा अगर हम बात करें यहां से आगे के लिए, अगली खबर तेलंगाना से ही है कि जो तेलंगाना का जो हाई कोर्ट है उसकी पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है हिमा कोहली। मतलब क्या हुआ, देखो तेलंगाना हाई कोर्ट की
पहली महिला जो चीफ जस्टिस हैं वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया है हिमा कोहली को। किसे बनाया गया? हिमा कोहली को बनाया गया है। बात क्लियर हुई यहां तक? अगली खबर देखो, अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई तेलंगाना की, तो देखिएगा स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। ठीक, आंध्र प्रदेश से मतलब जिले कुछ अलग करके बनाया गया था। वर्तमान में इसमें लगभग 31 जिले हो गए हैं। उसके बाद देखो इसकी जो राजधानी है वो है हैदराबाद। राजधानी क्या है इसकी? हैदराबाद है। और जो हैदराबाद है ये बसा है मूसी नदी के तट पर। कहां बसा है? जो मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है। और यहां पर जो क्या हुआ हैदराबाद में कि यहां पर जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, देखिएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा क्या हुआ है? रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है उन्होंने क्या करा, यहां पर हमने खबर क्या करी, पहली खबर, दूसरी खबर, तीसरी खबर, यही हम इसको अटैच कर रहे हैं। मतलब एक खबर में कई सारी खबरें समाहित हो जाएंगी। तो जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं उन्होंने क्या करा है, भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल मतलब बनाई है। तो यहां पर क्या हुआ है, भारत की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल की स्थापना की है। और ऐसा करने वाला जो भारत है वो तीसरा देश बन गया है। मतलब क्या हुआ देखो, ऐसा करने वाला क्या है, भारत कौन सा देश बना है? ऐसा करने वाला जो भारत है वो तीसरा देश बन गया है। और पहले नंबर पर की थी यूएसए ने, नंबर 2 पर रूस ने। और ऐसा मतलब कि ऐसी हाइपरसोनिक जो विंड टनल है, मतलब जो सुरंग है, वो बनाने वाला कौन बन गया है? भारत। ऐसा करने वाला भारत तीसरा देश बन गया है। पहले पर यूएसए था, फिर रूस है। इस तरीके से किसने किया है? इसका उद्घाटन किया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया था। अब हम इसमें हमने क्या खबर अटैच की। अगली बात देखो करेंगे अगर हम कि जो तेलंगाना है यहाँ के सीएम कौन है? तो सीएम मतलब पहले मुख्यमंत्री जो भी थे वो है के चंद्रशेखर राव। वो कौन है? के चंद्रशेखर राव हैं। और यहां के जो गवर्नर हैं वो है तमिलसाई सुंदरराजन। तमिलसाई सुंदरराजन जो है वो क्या है, यहाँ के गवर्नर हैं तेलंगाना। तो तेलंगाना के बारे में हमने सब चीजें मतलब पढ़ी, कई सारी खबर जो घटनाएं यहाँ पर समाहित हुई वो सबको हमने यहाँ पर देखा। तो देखिएगा ये सब खबर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो स्टैटिक जीके है उसको हम साथ के साथ मतलब जोड़ते हुए चल रहे हैं। बात कंप्लीट हुई यहां तक। अब देखो अगली खबर पर हम बात करते हैं। और जो अगली खबर है देखो वो इस तरीके से है कि चीन जो है उस पर डिस्कशन है। देखो जो क्या होने वाला है, विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप क्या है? विश्व का सबसे बड़ा रेडियो जो टेलीस्कोप है ये क्या गया है, देखो चीन द्वारा निर्मित। क्या हुआ है? चीन द्वारा विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप मतलब बनाया गया है। और इसका जो नाम है वो है फास्ट, कह सकते हैं। देखो इसका मतलब है 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप
ये फास्ट मतलब नाम दिया है इसको। किसने बनाया है? चीन ने बनाया है। देखो अब देखो चीन ने क्या करा है, एक मतलब एक खबर यहीं से और जोड़ लेते हैं, और वो इस तरीके से है कि चीन ने देखो एक कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया है। चीन ने क्या करा है? कृत्रिम सूर्य का मतलब निर्माण किया है चीन ने। और ये जो कृत्रिम सूर्य है ये परमाणु संलयन रिएक्टर पर आधारित है। किस पर आधारित है? परमाणु संलयन रिएक्टर पर आधारित है। परमाणु संलयन जो क्या होता है, या नाभिकीय संलयन या परमाणु संलयन जो क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक हाइड्रोजन नाभिक मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ऊर्जा की मतलब अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो यही परमाणु संलयन कहलाता है। जो सूर्य में प्रकाश मतलब हमारे पास जो प्रकाश आता है वो कहां से बनता है? वो नाभिकीय संलयन या परमाणु संलयन अभिक्रिया द्वारा ही जो है प्रकाश की उत्पत्ति होती है। ठीक, किस पर आधारित था ये परमाणु संलयन रिएक्टर पर आधारित था। और इसका जो नाम है वो है HL2M। इसका नाम क्या है? HL2M जो है इसका नाम है। और ये जो चीन जो है दावा कर रहा है कि हम जो है एक मतलब सूर्य जैसा ही एक नया सूर्य बना रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा मतलब फायदा होने वाला है। इतनी बात हमने यहां तक क्लियर करी। नाम क्या है, किस पर आधारित है? देखो इसका मतलब होता है कि दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नाभिक मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? हीलियम का निर्माण करते हैं। मतलब अगर आपसे कहा जाए बताइएगा सूर्य में जो प्रकाश की उत्पत्ति वो कैसे होती है? वो आपकी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा ही सूर्य में प्रकाश बनता है। ठीक, अगर नाभिकीय संलयन जो अभिक्रिया है अगर ये अभिक्रिया ना हो तो हमारे पास प्रकाश सूर्य का नहीं आए। ठीक, अब देखिएगा अगली बात हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए दो खबर हमने यहां जोड़ी, चीन के बारे में सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है और कृत्रिम सूर्य, मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हम अगली बात देखो डिस्कस करेंगे और वो इस तरीके से है कि एक कुछ पुरस्कार हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे। देखो देखिएगा जो CISF है ये क्या है? एक अर्धसैनिक बल है। CISF क्या है? अर्धसैनिक बल है। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसकी फुल फॉर्म होती है, या हम कह सकते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इसकी फुल फॉर्म होती है। मतलब कि जैसे दिल्ली की मेट्रो है उसका रखरखाव कौन करता है? रखरखाव CISF करती है। परमाणु संस्थान होते हैं या बड़े बड़े फैक्ट्रियां होती हैं तो उन सब पर क्या होता है? CISF लगी होती है। ये क्या है? आपका एक अर्धसैनिक बल है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। इसकी स्थापना 1969 में देखो हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। हेडक्वार्टर कहाँ? नई दिल्ली में है। अब देखो CISF के बारे में हमने डिस्कस क्यों किया? इसलिए क्या? क्योंकि इसके जो है नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्या हुआ है? इसके नए अध्यक्ष कह सकते हैं या नए महानिदेशक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नए महानिदेशक जो बने हैं वो बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल। कौन बने हैं? सुबोध कुमार जायसवाल को
सुबोध कुमार जायसवाल को इसका महानिदेशक बनाया गया है जो सीआईएसएफ है। ठीक, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बताइएगा। अभी हाल ही में सीआईएसएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है कौन, सुबोध कुमार जायसवाल जो है इनको नियुक्त करा गया। अपॉइंटमेंट क्या है इनका। अब देखो 2-3 अपॉइंटमेंट हम डिस्कस करेंगे। अगला है, आप जानते हैं सीमा सड़क संगठन या BRO इसे हम कह सकते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो महानिदेशक बनाए गए हैं उनका नाम है नए जो महानिदेशक हैं वो बनाए गए हैं राजीव चौधरी को। जो सीमा सड़क संगठन है उसके महानिदेशक कौन बनाए गए हैं, उन्हें बनाया गया राजीव चौधरी को। आगे देखेंगे हम। अगला है देखो एसोचेम। जो एसोचेम है इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बने हैं विनीत अग्रवाल। कौन बने हैं, विनीत अग्रवाल बने हैं। देखो एसोचेम में कुछ भी पूछ सकता है, फुल फॉर्म इसकी आ सकती है। बताओ एच का क्या तात्पर्य है, ए का तात्पर्य क्या है, एम का तात्पर्य क्या है। तो ये फुल फॉर्म हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। देखिएगा अगर हम बात करें फुल फॉर्म की तो इसका क्या है, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री क्या है, इसकी फुल फॉर्म है। जो एसोचेम है, अध्यक्ष विनीत अग्रवाल हैं, सीमा सड़क के आपके राजीव चौधरी हैं। अब इतनी बात हमने करी, नियुक्ति किस किसकी हुई जो इंपोर्टेंट थी एग्जाम के लिए वो हमने डिस्कस किया। देखो यहां से अब हम कुछ पुरस्कार पर डिस्कस करेंगे, यानी जो कुछ पुरस्कार हैं जो दिए गए हैं देखो उन पर हम डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले एक पुरस्कार है जिसका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार। क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020। ठीक, ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है पत्रकार लेखक हैं जिनका नाम है राजकमल झा। किसको दिया गया है, राजकमल झा को दिया गया है। और इनका जो उपन्यास है जिस मतलब दिया है, देखो जो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार है दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, किसको दिया गया है, राजकमल झा को दिया गया है। ये क्या है, आपके पत्रकार लेखक हैं। और इनका जो उपन्यास है उसका नाम है द सिटी एंड द सी। क्या नाम है उपन्यास का, द सिटी एंड द सी। और ये जो आपका उपन्यास है जो निर्भया कांड हुआ था 2012-13 के आसपास, उस पर आधारित है। ये क्या है, निर्भया कांड पर आधारित है। किस पर आधारित है, निर्भया कांड पर आधारित है। ठीक, बात यहां तक क्लियर की हमने। किसको दिया गया, राजकमल झा को दिया गया। किसके लिए दिया गया, उपन्यास का नाम सिटी एंड द सी है। किस पर आधारित है ये वाला उपन्यास, तो ये उपन्यास आधारित है निर्भया कांड पर जो 2012-13 में हुआ था। अब देखो अगली जो पुरस्कार है इसमें देखिएगा, अभी एक अमेरिका का प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान जिसका नाम है देखो लीजन ऑफ मेरिट। क्या है, लीजन ऑफ मेरिट। ये क्या है, देखो जो यूएसए है, अमेरिका है, अमेरिका का प्रतिष्ठित
सैन्य सम्मान है। और ये जो क्या हुआ है, अमेरिका द्वारा किसको दिया गया है, ये दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्या हुआ है देखो, ये दिया गया है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ठीक, देखो सुनो, अब ये पुरस्कार की अगर हम बात करें तो हमारे भारत के जो राजदूत हैं तरुणजीत सिंह ने ग्रहण किया है। क्या करा है, अमेरिका के जो व्हाइट हाउस है, व्हाइट हाउस का मतलब होता है जहां पर जो राष्ट्रपति है वहां का, अमेरिका का, उसका निवास स्थान, ये जो कार्यालय है उसको हम कहते हैं व्हाइट हाउस। ठीक, जहां पर मतलब राष्ट्रपति निवास करता है। और उसमें ये प्रदान किया गया है भारत यानी मोदी की ओर से, जो हमारे यहाँ के राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं, तरुणजीत सिंह ने ग्रहण किया है। और जो यूएसए के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं रॉबर्ट ओब्रायन द्वारा प्रदान किया गया है। क्या करा गया है, हमारे भारत के जो राजदूत हैं उन्होंने ग्रहण किया है और यूएसए के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने इनको प्रदान किया है। कहां प्रदान किया गया है, ये प्रदान किया गया है आपका यानी कि अमेरिका के व्हाइट हाउस में। ठीक, बात कंप्लीट यहां तक हुई। अब देखो अगली खबर, अगला देखो एक पत्रिका है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय टाइम पत्रिका। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय टाइम पत्रिका। इसने क्या करा है, पर्सन ऑफ द ईयर 2020, पर्सन ऑफ द ईयर 2020 वो बनाया है। देखो जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं जो बिडेन और वहां की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को संयुक्त रूप से किसको दिया गया है वाला, जो बिडेन व कमला हैरिस को संयुक्त रूप से। ठीक, ये क्या है, राष्ट्रपति हैं और ये उपराष्ट्रपति हैं, भारतीय मूल की हैं कमला हैरिस। अब देखो इस पत्रिका द्वारा इसी वर्ष एक नया पुरस्कार, मतलब नया पुरस्कार देखो स्टार्ट किया गया है, उसका नाम है किड ऑफ द ईयर। किड ऑफ द ईयर, इसी वर्ष इसकी शुरुआत हुई है। ठीक, तो जो किड ऑफ द ईयर है वो 15 वर्षीय गीतांजलि राव को दिया गया है। किसको बनाया गया है, गीतांजलि राव हैं। देखो ये इस वर्ष की किड ऑफ द ईयर हैं। ये है भारतीय मूल की, अमेरिकी, भारतीय मूल की हैं और अमेरिका में रहती हैं। ठीक है, अमेरिकी हैं। इनकी उम्र कितनी है, मात्र 15 वर्ष है। तो मतलब कि जो किड श्रेणी में दिया गया है वो दिया गया है गीतांजलि राव को। बात यहां तक क्लियर हुई। और इनको दिया गया है इस बार दोनों को संयुक्त रूप से, मतलब पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है टाइम पत्रिका के द्वारा। टाइम पत्रिका क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय पत्रिका है। मतलब कि जो पत्रिका है ये वाली, इसके पहले पेज पर इन दोनों के फोटो आएंगे। मतलब इसका मतलब ये है पर्सन ऑफ द ईयर। बात यहां तक क्लियर हुई। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम देखो आगे बढ़ रहे हैं और इसके बाद देखो इसमें अगली खबर इस तरीके से है, एक महोत्सव है। देखो लद्दाख साहित्य महोत्सव, लद्दाख साहित्य महोत्सव। क्या है, लद्दाख साहित्य महोत्सव। लद्दाख का नाम है तो कहीं ना कहीं लद्दाख में ही हुआ होगा। लद्दाख क्या है देखो, अब लद्दाख के बारे में तो क्या है कि इसका जो उद्घाटन किया है वो किया है लद्दाख के राज्यपाल, लद्दाख के राज्यपाल R.K. माथुर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक, देखो भी
अगर हम बात करें लद्दाख के बारे में, देखिएगा क्या हुआ, देखो 5 अगस्त 2019 को 5 अगस्त 2019 को घोषणा हुई थी। यानी कि आपको पता होगा कि 5 अगस्त 2019 को घोषणा का मतलब यह है कि अनुच्छेद 370 को हटाया गया था और जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसके स्थान पर 2 नए केंद्र शासित बने थे। घोषणा का मतलब क्या था कि यहां पर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने थे। एक तो था लद्दाख और दूसरा था जम्मू कश्मीर। ठीक, और ये जो अस्तित्व में आए दोनों, इन दोनों की अगर हम बात करें अस्तित्व में कब आए, तो ये 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुए। ठीक, मतलब कि 31 अक्टूबर को होता है राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 2019 में प्रभावी हुए। अगर हम बात करें यहाँ गवर्नर हमने देखे कौन है, आर के माथुर हैं, और जो जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं, जो उपराज्यपाल हैं, सॉरी राज्यपाल नहीं है उपराज्यपाल हैं, वो है देखो जिनका नाम मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा जो है वो यहाँ के उपराज्यपाल हैं जो आपका जम्मू कश्मीर है। बात ज्यादा क्लियर हुई। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। पहले 29 राज्य हुआ करते थे और लेकिन अब क्या है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। अब देखो अगला जो महोत्सव है, अगला महोत्सव देखो क्या है। अगर हम बात करें आगे की ओर, तो अगला है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020। अगला क्या है? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020। तो जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 है, अगर हम बात देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कोई शब्द नहीं आ रहा जिससे हम राज्य की पहचान कर सकें। तो जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है, इसका जो आयोजन किया गया है वो हुआ है कुरुक्षेत्र में। आयोजन कहाँ हुआ है इसका? कुरुक्षेत्र में हुआ। कुरुक्षेत्र कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका हरियाणा में। ठीक, कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है हरियाणा में। तो इस तरीके से हमने इसमें डिस्कस किया दिसंबर माह के करंट अफेयर्स पर, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण थे। और ये तीसरी श्रृंखला थी दिसंबर करंट अफेयर्स की। इसमें एक श्रृंखला यानी पार्ट 4 पर हम डिस्कस करेंगे और पार्ट 4 के साथ ही दिसंबर माह के जो करंट अफेयर है उसको हम समाप्त कर लेंगे। उसके बाद फिर हम अगला मंथ जनवरी पर डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार साथियों, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, धन्यवाद साथियों।